नमस्कार, हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। बंगाल में चुनाव में अभी 5 महीने बाकी है, लेकिन खूनी सियासत अभी से चरम पर, जेनिथ पर, एकदम टॉप पर पहुंच चुकी है। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ, उसके बाद दिल्ली से कोलकाता तक राजनीति गर्मा गई है। आज राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जेपी नड्डा की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। कल ममता बनर्जी ने बीजेपी पर ही सवाल उठाए थे, कहा था कि कोई काम तो है नहीं इनके पास, कभी गृह मंत्री चले आते हैं तो कभी कोई मंत्री, और उसमें उन्होंने, आप जानते हैं, जेपी नड्डा के नाम के साथ बदजुबानी करते हुए भी किसी तरह की कोई सीमा नहीं देखी। बयानों के इतर राज्यपाल की रिपोर्ट में प्रशासन की चूक का खुलासा हो गया है। अभी कुछ देर पहले पुलिस की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भाई हमने तो पर्याप्त और बड़े चाक चौबंद बंदोबस्त किए हुए थे। एक आध जगह ऐसी घटना होगी और वो भी 15-1 मिनट के लिए हुई थी डायमंड हार्बर पर। बंगाल पुलिस ने ममता सरकार को जो ये रिपोर्ट भेजी है उसमें ये कहा है कि भाई हमने तो जेड सिक्योरिटी, उसके अलावा बुलेट प्रूफ गाड़ी, पायलट कार भी दी थी। गृह मंत्रालय ने कड़ा रुख अपना लिया है। पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को 14 दिसंबर को तलब किया है। राज्यपाल ने नसीहत दे दी है कि आग से न खेले ममता बनर्जी। चुनाव में बयानों के तीर भी चल रहे हैं। अब जब बम पत्थर चलने लगे हैं तो सवाल तो यही उठता है कि लोकतंत्र नहीं, ठोकतंत्र ना बन जाए। बीजेपी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष जो हैं दिलीप घोष, वो भी पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि उतना ही मारो जितना बाद में हजम कर पाओ, सूद समेत वापस देंगे। तो सवाल ये है कि क्या बंगाल में मारबो लड़बो से ही जीत बोरे? आप रिपोर्ट देखिए और फिर मेहमानों से आपका तारुफ। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा पर हमले के बाद बढ़ा बवाल। बीजेपी का प्रचंड वार, निशाने पर ममता सरकार। तांडव रचाया जा रहा है बंगाल में, इसका बदला पूर्ण रूप से जनता लेगी और सरकार को उखाड़ के देगी। कल बाल बाल बच्चे, नड्डा जी ने कहा, ऐसा लोकतंत्र नहीं है ये, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। एक्शन में गृह मंत्रालय, बंगाल के डीजीपी, मुख्य सचिव को भी बुलाया। तो वहाँ पर पुलिस ने किसी को कुछ नहीं कहा, लोग उनके सामने पत्थर मारते रहे। इसका मतलब है कि वो गुंडे और पुलिस का एक नेक्सस काम कर रहा था। जेपी नड्डा को बुलेट प्रूफ कार दिया गया है, उसको साथ उनको प्रोवाइड किया था, स्कॉट प्रोवाइड किया था, स्टेट पुलिस स्कॉट प्रोवाइड किया, सीआईएसएफ स्कॉट प्रोवाइड किया। राज्यपाल की रिपोर्ट, ममता सरकार पर सवाल। बिना मुख्यमंत्री की से के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी राज्यपाल को कुछ कह नहीं सकते। यदि ये गवर्नेंस का आलम है, then surely democratic values are being capsized. राज्यपाल ने ममता को आग से ना खेलने की नसीहत दी। भारतवर्ष का नागरिक कहाँ पर अंदरूनी है, कहाँ पर बाहरी है। मैडम चीफ मिनिस्टर, प्लीज डोंट प्ले विथ फायर ऑफ दिस नेचर। बंगाल में बीजेपी का प्रचार जारी। अगले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह की बारी। बीजेपी की हुंकार, ममता का पलटवार। কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চাড্ডা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে, আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে আর কেউ করে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে, লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায়। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की धमकी, उतना ही मारो जितना बाद में हजम कर पाओ, मारबो लड़बो जीत बोरे।
बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तौसीफ खान साहब जुड़ चुके हैं जो कि पेशे से वकील हैं, तापस सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि सीपीएम के नेता हैं, अवनीश अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और अब से थोड़ी देर में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तौसीफ, शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ। सवाल यह है कि क्या वाकई अब ये आलम हो गया है कि मारबो, लड़बो और तभी जीत पो? पश्चिम बंगाल में ऐसे चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, ये बीजेपी की जिम्मेदारी है कि वो बंगाल की राजनीति को हिंसा में ना ढकेले। आप शांतिपूर्वक इलेक्शन कीजिए, आप मुद्दों पे इलेक्शन कीजिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मुद्दा है, तो यूनिवर्सिटी का, सड़क का, कॉलेज का, किसान का, रोजगारी का मुद्दा पे लड़िए। वो क्या करते हैं कि ऐसे नेता जो कि 3rd ग्रेड के बीजेपी के नेता हैं, जिनके खिलाफ 59 केसेस चल रहे हैं, उनको साथ में लेकर के चलते हैं। और वो क्या करते हैं कि वो क्राउड में ऐसे ऐसे जेस्चर्स देते हैं, लोगों को भड़काने का काम करते हैं, ताकि वहां पे जो है माहौल, एक सिचुएशन खड़ा हो जाए, ताकि वहां से एक न्यूज बन जाए, ताकि वो न्यूज मीडिया में फ्लैश हो जाए। क्योंकि जब बीजेपी रैली करने को गई थी कल, तो उनके पास में इतने लोग नहीं थे, उतना भीड़ नहीं था, कोई न्यूज बना नहीं। तो न्यूज बनाने के लिए क्या किया जाए? दिल्ली में बॉर्डर में किसान बैठे हुए हैं, पूरा देश किसान से कानून को लेकर के चर्चा कर रहा है कि हाँ, किसान का विरोध जो है उसको सपोर्ट मिल रहा है पूरे देश में। ऐसे मामले को कैसे उलझाया जाए? बीजेपी को अपने आप को सेंटर ऑफ फोकस कैसे बनाया जाए? जिस तरीके से कंगना रनावत करती है कि इररिलेवेंट बातों में आकर के टिप्पणी दे देती है, उसी हिसाब से हमारे बंगाल के गवर्नर जो है, कंगना से आपको क्या आपत्ति है? भाई, देश की जानी मानी बंगाल के एक्ट्रेस है। गवर्नर आकर के कंगना की आइडियोलॉजी से आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन इधर कंगना का जिक्र करने की क्या जरूरत थी आपको? बंगाल की बात हो रही थी, बंगाल की बात करते हैं, ममता दीदी की बात करते हैं आप। अगर आपको एग्जाम्पल देना था तो कोई ऐसा एग्जाम्पल देते जो आपके यहाँ से इत्तेफाक रखता हो। अब मुझे ये बताइए कि अगर अपने ही लोगों से पत्थर पड़वाने थे तो इतने खतरनाक तरीके से क्यों पत्थर पड़वाते? तो फिर तो वो कुछ इस तरीके से तैयारी करके आते ना कि पत्थर पड़े भी और लगे भी ना। कल सुबह से दिलीप घोष जी ने कहते हुए आए हैं कि यहाँ वायलेंस होगा, वहाँ मारपीट होगा, और उसके बाद में वहां से जब काफिला उनका गुजरा तो हाँ, एक जगह पे पथराव हुआ 10-15 मिनट के लिए, लेकिन तो उनका काफिला मुझे एक बात बताइए, बीजेपी के साथ ठीक अपने तरीके कि से ममता बनर्जी के ही भतीजे ये कह रहे हैं कि भाई नाराज है पश्चिम बंगाल की जनता और इसीलिए पत्थरबाजी हो गई होगी। क्यों कह रहे हैं वो? ममता दीदी कुछ और कह रही है, उनके जो भतीजे हैं वो कुछ और कह रहे हैं। भाई, बंगाल में जगह जगह पे किसान जो विरोध है, किसान आंदोलन के समर्थन में बंगाल में जगह जगह पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कलकत्ता शहर में कर रहे हैं, गांव देहात में कर रहे हैं, हर जगह पे लोग तौसीफ साहब इधर से उधर मत ले जाइए ना। मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने काफिले पर हमले को लेकर ये बात जाहिर की थी। लोग काला झंडा दिखाने के लिए, परसों भी काला झंडा दिखाया गया था। काला झंडा अलग बात होती है, पत्थरबाजी अलग बात होती है। मैं आंकड़े आपको बता देती हूँ, 2020 में कम से कम 43 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, 43, और बीजेपी कहती है 20 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता हैं जो इस तरीके से मारे गए हैं। मैं आपको बता देती हूँ, मुर्शिदाबाद जिले के कांडी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर हमला हुआ। अक्टूबर 2020 बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की टीटागढ़ में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। सितंबर 2020 वर्धमान के कालना में बीजेपी कार्यकर्ता रॉबिन पॉल की पीट कर हत्या कर दी। बीजेपी कार्यकर्ता बापी घोष की पीट कर हत्या कर दी। उत्तर दिनाजपुर में बीजेपी विधायक देवेंद्र रॉय का शव बरामद हुआ। भाजपा सांसद अर्जुन सिंह पर 24 परगना में भीड़ ने हमला कर दिया। ये क्या है और ऐसा क्यों? अब ये सुनिए क्या है, क्यों हो रहा है? अभी जो आपने नाम बताया, मैं आपको नाम बता देता हूं। अभी जो आपने नाम बताया अर्जुन सिंह, ये कौन है? ये पहले तृणमूल में थे, अब बीजेपी में चले गए। तो बीजेपी के जो पुराने लोग हैं वो उनसे नाराज हैं। ये माफिया का गैंगवॉर चल रहा है कि पुराने लोग कह रहे हैं कि ये नए लोग बाहर से आ गए हैं और ये मंत्री बन जाते हैं। आप पर आरोप है गैंगवॉर चल रहा है। मामला है ऐसा है रूपिका जी, आपने जितने भी प्रश्न तौफीक साहब से पूछे, एक भी प्रश्न का उन्होंने सीधा उत्तर नहीं दिया।
वो देश भर की सारी जो है राम कहानी गिना रहे हैं, किसान आंदोलन से लेके कंगना रनावत और यहाँ वहां, लेकिन वो मूल मुद्दे से बिल्कुल बाहर है। इसलिए क्योंकि मैं केवल आपको इतना ही कहना चाहता हूं, रूबिका जी आपका बहुत महत्वपूर्ण चैनल है और कल आपके ही वहां पर जर्नलिस्ट, आपके पत्रकार, आपके वीडियो कैमरामैन सब वहां उपस्थित थे। आपके चैनल की गाड़ियों पर भी हमले हुए। आज सुबह मैं फुटेज देख रहा था आपके यहाँ के और रिपोर्टर की रिपोर्ट भी देख रहा था। तो किसान वहां पर ये अभी एक बहाना नया ये इन्होंने लाया कि किसान वो कर रहे थे, और वहां पर फुटेज क्या कैमरे में झूठ बोला करते हैं। रूपिका जी सच्चाई ये है कि राजनीतिक अस्तित्व जो इनका समाप्त हो रहा है, ममता बनर्जी का, तृणमूल कांग्रेस का, उससे घबराहट में आकर ममता बनर्जी जो है हिंसा का सहारा ले रही है। और ये हिंसक जो उनका राजनीतिक चरित्र पुलिस है, ने रिपोर्ट दी है और ये दिखा रहा है कि जेड सिक्योरिटी हमने दे दी, बुलेट प्रूफ गाड़ी हमने दे दी, 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो सुरक्षा में लगाए गए थे, जिसमें पुलिस अधिकारी 20 की गिनती बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये तो एकाध हिंसा की घटना है जो हो गई डायमंड हार्बर में। नहीं, एकाध हिंसा क्या होता है? 15 मिनट आपने रिपोर्ट में बताया कि 15 मिनट के लिए कहीं पर हिंसा हुई। पायलट गाड़ी की बात तो उसी दिन हुई थी जब एयरपोर्ट पे जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा साहब वहां पहुंचे, तो पायलट गाड़ी के संदर्भ में तो उसी समय हमने राज्य सरकार को लिखा, केंद्र को लिखा, तब इनका जवाब क्यों नहीं आया? इसीलिए नहीं आया क्योंकि इनको झूठ गढ़ने में अभी जो है बहुत वो लगेगा, झूठ गढ़ गढ़ के कैसे सामने रखना। और यही यदि आपको मैं यदि एक कंट्राडिक्टिव बयान आपको बताऊं तो जो सिलीगुड़ी के अंदर में जो हत्या हुई थी उसके संदर्भ में पुलिस का क्या बयान है और इनकी ममता बनर्जी उसको देसी कट्टा की से बता रही है, पुलिस कुछ और बयान दे रही है इनकी। अभी आपने बताया कि डायमंड हार्बर में वहां के जो इनके भतीजे हैं ममता जी के, वो जो है अलग बयान दे रहे हैं और ममता जी अलग बयान दे रही हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं रूपिका जी कि ये हिंसा का सहारा लेकर ये जो वहां पर अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रही हैं और जो सत्ता को बचाने की कोशिश कर रही हैं, इसमें ये सफल होने वाले नहीं है। और हम पर आप आरोप की बात ये जैसा अभी इन्होंने कहा कि ये जो आपस में ये कर रहे हैं, आपको जानकारी है रूपिका जी, आसाम में, इसके बगल का राज्य है आसाम, इसके आगे राज्य है त्रिपुरा, बगल में है आपका बिहार। हम पूरे देश में दूसरी बार सत्ता में हैं, हमने 17 राज्यों में हम सरकार में हैं। कहीं आपने राजनीति किस तरह की कोई हिंसा से के बल पर हुआ है क्या? यहां पर सत्ता में आए हैं क्या जो हम पर ये झूठा आरोप लगाते हैं? आसाम के अंदर हम चुनाव लड़ते लड़ते अंत में 2/3 मेजॉरिटी लेकर आप लोगों की तरफ से त्रिपुरा में हम 2/3 से जीते हैं क्योंकि आपकी रैलियों में भीड़ नहीं दिख रही है। नहीं, इसीलिए मैं इसी का जवाब दे रहा हूं। आप अटेंशन लेने के लिए इस तरीके के हमले करवा रहे हैं। रूबिका जी, मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि क्या 2019 के जो चुनाव हुए उसमें 18 सीट हम बगैर जो है जन समर्थन के जीत गए हैं वहां पर। ओके, हमें गिफ्ट में मिला है क्या वहां पर? यदि जनता का जनाधार नहीं होता, यदि जनता के बीच हमारा जनाधार नहीं होता और जन समर्थन नहीं होता, तो क्या हम 18 लोकसभा की सीटें जीतते? तो ये केवल अपने जो निकम्मापन जो है इनका और पुलिस जो सरकारी संरक्षण में, आज मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं रूपिका जी आपके चैनल में कि सरकारी संरक्षण में जो है पुलिस भी आज वहां की जो है राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार करने लगी है और इसीलिए जो है वो हाथ पर हाथ धरे बैठी है और तमाम जो है तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडे हैं वो खुलेआम जो है वहां पर हिंसा और तांडव। क्या हम दोबारा 1977 की तरफ जा रहे हैं? रूबिका देखिए, हाँ, रूबिका जी देखिए, जो बंगाल में ममता जब सत्ता तब वो खुलासा बता दिया कि हम यहाँ किसी अपोजिशन को बात नहीं बोलने देगा। ऐसा वो बांग्ला में बोला, चुप, अभी 20 साल किसी को बात बोलने का जरूरत नहीं है। तो उसी दिन से बंगाल में जो जनतंत्र है इसको वो हत्या किया। सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता नहीं, पूरा जो वाम मोर्चा कांग्रेस जो कार्यकर्ता है उसके ऊपर हमला होता है। आप जो मौत का लिस्ट अभी बताया मुर्शिदाबाद से कुचबिहार तक, अभी आप पूरा बंगाल में सीपीएम का लगभग से झारग्राम मिदनापुर जिला में 300 लगभग हमारा जो कार्यकर्ता का हत्या हुआ। लेकिन आपको ये सोचना होगा
ये ममता बनर्जी सत्ता में आने का बाद ये बयान दिया, ये मेरा साथ बहुत सारे गुंडा है, मैं गुंडा कंट्रोल करता हूँ, इसीलिए आज पूरा बंगाल में जो कानून का कोई कार्रवाई होता नहीं, वो क्या अपोजिशन और कितनी बड़ी विडंबना है तापस जी, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने खुद 1997 में ये बात कही थी कि 77 से लेकर 97 तक 28,000 पॉलिटिकल हत्याएं जो है वो पश्चिम बंगाल में हो चुकी है। 1998 में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल ने महज इसी बात के लिए चुना था कि ये हिंसा पश्चिम बंगाल में रुकने का नाम नहीं ले रही है, और आज वही आरोप ममता बनर्जी पर अवनीश अवस्थी जी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी का जो पार्टी है ना, तृणमूल कांग्रेस का जन्म हुआ 98 में, 98 से लेके जितने सारे गोलाबारी रुबिका अगर तापस बोलना बंद करेंगे, तापस जब बोलना बंद करेंगे तो मैं बोलूंगा। नहीं सर, आंकड़े आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। नहीं सर, आंकड़े आप भी जानते हैं पश्चिम बंगाल उन 25 सालों में किस स्थिति से गुजरा है और क्यों ममता बनर्जी को चुना गया था। लेकिन आज हम आज की बात कर रहे हैं, और जब मैं ये कह रही हूँ तो मुझे आपके 2013 का वो बयान भी याद है जब आप कह रहे थे कि 250 से ज्यादा हत्याएं तो ममता बनर्जी के रहते हो गई और ममता बनर्जी की पार्टी के लोगों ने करवाई है हमारे लोगों की। ठीक है, पर मैं ये कह रही हूँ क्या अब हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वहाँ वोटों की चोट नहीं होगी, वहाँ पर हत्याएं होगी, धमकाया जाएगा। अरे लोकतंत्र कहाँ है फिर पश्चिम बंगाल में? अवनीश अवस्थी जी, रुबिका ये आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल में पिछले, अरे तापस आप सुन भी लीजिए ना, तापस सुनने की आदत भी डालो थोड़ी सी। रुबिका 1970 के दशक से बंगाल में लगातार हिंसा और राजनीतिक हिंसा, सिद्धार्थ शंकर रे ने वामपंथियों को कुचला, वामपंथियों ने ममता बनर्जी को कुचला, और उसी रास्ते पर और उससे भी ज्यादा खतरनाक रास्ते पर ममता बनर्जी चल रही है आज। अभी तौसीफ खान ने बड़ा हास्यास्पद तर्क दिया कि अर्जुन सिंह चूंकि टीएमसी छोड़ के आए तो बीजेपी वाले उन्हें मार रहे थे। अरे टीएमसी छोड़ने पर टीएमसी वाले नहीं मारेंगे उनको कि हमारी पार्टी क्यों छोड़ी? अरे कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल कर लिया करो, अगर तर्क दो तो ऐसा हो ताकि लोगों को लगे कि हाँ कोई तर्क तो दिया वकीलों वाला। लेकिन आप वकीलों में भी ऐसा तर्क, वकील होकर के भी ऐसा तर्क दे रहे हैं जो इमीडिएट खारिज कर दिया जाए, हास्यास्पद तो ना लगे। कल जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, बांग्ला भाषा सबसे ज्यादा मधुर भाषा है, शायद भारतवर्ष की तमाम भाषाओं में से, तमाम भारतीय भाषाओं में सबसे मधुरतम भाषा है। अगर वहां पर जिस तरीके से नड्डा जी के नाम का जिस तरीके से मजाक बनाया गया, क्या ये भारत के लोकतंत्र की, भारत के राजनीति का क्या सही चित्र प्रस्तुत करती है? क्या ये मतलब आप गलत बात को मत डिफेंड करिए, आप जन समर्थन हासिल करिए, जनता के पक्ष में काम कीजिए और जन समर्थन से सत्ता पर काबिज रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जिस तरीके से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, फूट डालो और शासन करो, इस संप्रदाय को थोड़ा सा दे दिया, उस संप्रदाय को थोड़ा सा दे दिया, इस जाति को थोड़ा सा अपने साथ ले लिया, उसको ले लिया, कटमनी ले ली, इसके माध्यम से पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। आप कह रहे हैं कि रैलियों में भीड़ नहीं थी? रुबिका जी ने कहा ना, के शर्मा ने कहा ना 10 से 40% हुई है महाशय, 10 से 40% हुई है, 10 से 40% बीजेपी का अगर वोट बैंक हुआ है तो जन समर्थन के कारण ही हुआ है। तौसीफ, रुबिका जी उनको खामोश कराएंगे तो मैं बोलूंगा। हाँ, तो देखिए बात यह है कि रुबिका जी आप भी एक महिला हैं, और हफ्ता दिन पहले ममता बनर्जी के खिलाफ किस तरह का लैंग्वेज यूज किया गया था आपको याद होगा। बीजेपी के दिलीप घोष जो बीजेपी के बंगाल चीफ हैं, उन्होंने क्या कैसे भाषा का प्रयोग किया था, जिस भाषा को मीडिया में रिपीट भी नहीं किया, न्यूज़पेपर में भी रिपीट नहीं किया गया, टीवी चैनल में भी नहीं रिपीट किया गया, इतना बुरा भाषा का प्रयोग किया था दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पे, जो कि एक महिला है, आपको याद होगा। तो ये आज बात कर रहे हैं कि बीजेपी नड्डा को, ममता बनर्जी ने नड्डा का नाम खराब करके कुछ कह दिया। आप उस दिन कहाँ थे? आपने क्यों नहीं दिलीप घोष की बातों का खंडन किया? आप तो मजा ले रहे हैं। सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ सर, ब्रेक ले रही हूँ। के शर्मा जी आज ही घोष बाबू आकर ये भी कहते हैं कि इतना हमला करो कि हजम हो सके,
वो ये कहते हैं कि सबका बदला लिया जाएगा। वो धमका रहे हैं, किस बात का? कह रहे हैं लाल डायरी में सब दर्ज हो रहा है। इसके क्या माने हैं? और जो बात तौसीफ कह रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमला हुआ है। अब ये मामला आगे बढ़ता ही चला जा रहा है, तूल पकड़ता चला जा रहा है। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि केंद्र अब स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के मूड में है। आज सुबह सुबह आप जानते हैं राज्यपाल की तरफ से भी ममता बनर्जी को नसीहत दी गई है। अब इस पर बातचीत करने के लिए बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल आप भी उस काफिले में मौजूद थे, आपको भी चोट आई थी। उम्मीद करती हूँ अब आप बेहतर फील कर रहे होंगे। कैलाश जी, हुआ क्या था? क्योंकि ममता बनर्जी ये कह रही है कि आपने बिल्कुल प्लान किया था ये सब। आपकी रैली में भीड़ नहीं आई तो आपने कहा भाई मीडिया को कैसे यहाँ पर एंगेज किया जाए, तो आपने खुद पर हमला करवा दिया। ये सीधा आरोप ममता बनर्जी का। मुझे तो आश्चर्य होता है कि किस संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि मर्यादा भूल जाए, यदि परंपरा भूल जाए और बंगाल की संस्कृति और संस्कार को भूल जाए, तो अब मैं खुद अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि एक ऐसे प्रदेश में मैं काम कर रहा हूँ जहाँ की मुख्यमंत्री को साधारणतया जो हमारे औपचारिक संबंध रहते हैं, जो हमारी मर्यादाएं होती है, यदि वो उसका पालन नहीं करे तो निश्चित रूप से बहुत ही दुख की बात है। देखिए रुबीना जी, 2 दिन का नड्डा जी का कार्यक्रम था। पहले दिन हमारा जनसंपर्क अभियान का उनको उद्घाटन करना था, हमने भवानीपुर से किया। वो ममता जी का निर्वाचन क्षेत्र था, वहाँ हमने जनसंपर्क किया। हमारे साथ कार्यकर्ता काफी बड़ी संख्या में थे। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सोचा कि काले झंडे दिखा दे, पर हमारी भीड़ देख के चले गए। हम जब जनसंपर्क करके निकले उसके बाद उन्होंने वहाँ पर हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। फिर अगले दिन डायमंड हार्बर जाना था। आप जानते हैं वहाँ पर मछुआरे हैं। तूफान आया था जब प्रधानमंत्री जी आए थे। प्रधानमंत्री जी ने ममता जी को हेलीकॉप्टर में बिठाया, सारी स्थिति का अवलोकन किया और उसके बाद 1000 करोड़ का चेक दूसरे या तीसरे दिन भिजवा दिया। उसके बाद 1200 करोड़ रुपए और दिए कि जिन गरीबों के मकान टूटे, जिनका नुकसान हुआ, उनको वो पैसे मिल जाए। पर डायमंड हार्बर में बहुत सारे ऐसे मछुआरे थे जिनके मकान टूटे, उनको पैसा नहीं मिला। जब हमें शिकायत मिली तो हम मछुआरों को भी वहाँ पर हमने बुलाया था और एक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, लिमिटेड कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं था हमारा। जब हमें शाम को पता लगा कि कल हमें डायमंड हार्बर जाना है, पर वहाँ के सांसद जो कि ममता जी के भतीजे हैं, उनके 2 राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हैं। एक का नाम है शौकत मौला जो कि विधायक है और एक जहांगीर है जो कि विधायक बनने का शायद सपना देख रहे हैं। ये दोनों ने 10-10 हजार लोगों का भोजन बनाया है और बाहर से लोगों को लाकर इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि डायमंड हार्बर पहुंचने के लिए सिर्फ मात्र एक सड़क है। जब हमें पता लगा तो हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष जी से चिट्ठी पत्र लिखाया एसपी को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, होम सेक्रेटरी और भारत शासन के सेक्रेटरी को, होम को, कि भाई यहाँ पर ऐसा है, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम है पर रास्ते में 10-10 हजार लोग 2 जगह एकत्रित हो रहे हैं, ऐसी हमको जानकारी मिली है। लाइन ऑर्डर बिगड़ नहीं जाए, इस संबंध में जरा आप थोड़ा सा सावधानी रखें। हमने बकायदा पत्र भेजा सब जगह। फिर गवर्नर साहब को भी हमने बताया कि ऐसी संभावना है। गवर्नर साहब ने भी सीएस और होम सेक्रेटरी से बात की। आप आश्चर्य होगा आपको, सुबह पुलिस अधिकारी आए कि हम लेके चलेंगे। आगे पुलिस का पायलट चल रहा था, पीछे सेंट्रल फोर्स की गाड़ी थी, उसके पीछे नड्डा जी की गाड़ी थी, उसके बाद फिर सेंट्रल फोर्स की गाड़ी थी, उसके पीछे मेरी गाड़ी थी, मेरे पीछे मुकुलदा की थी, राहुल जी की थी। हम साथ में जा रहे हैं। आगे हमारे कार्यकर्ता उत्साही थे जो मोटरसाइकिल से हमको पायलटिंग कर रहे थे। उनकी संख्या करीब 100 के आसपास रही होगी। वो आगे चल रहे थे, काफी आगे थे, वो कम से कम आधा किलोमीटर आगे। जब हमने देखा कि मोटरसाइकिल पे हमला हो रहा है, मार रहे मोटरसाइकिल वालों को, पटक दिया, कुछ भाग रहे मोटरसाइकिल छोड़ के, उसके बाद जैसे हम वहां पहुंचे तो हम पे पत्थरों की बरसात हो गई। हमको समझ में नहीं आया कि क्या हो गया ये। और संख्या में, हजारों की संख्या में वहां लोग थे, सबके हाथ में टीएमसी के झंडे थे, सबके, कुछ लोगों के हाथ में प्ले कार्ड थे, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद। उन लोगों ने जो पत्थरों की बरसात की, तो नड्डा जी की गाड़ी तो बुलेट प्रूफ थी, उसमें तो कुछ नहीं हुआ। उसके पीछे मेरी गाड़ी थी, मेरी गाड़ी पूरे कांच टूट गए।
पहला सामने से कांच आया तो मैंने साहस किया, तो मुझे यहाँ पर वही इतना बड़ा तस्वीरें पत्थर लगा। कैलाश जी हमने देखी भी। आप ये कह रहे हैं, ममता बनर्जी ये कह रही है कि वो सैटेलाइट से आप लोगों ने तस्वीरें ले ली। आपको कैसे आभास हो गया कि आप पर हमला हो रहा है और फौरन कैसे फोन चालू हो गया? उन्होंने भरी रैली में इस सवाल को उठाया है। क्या आपको मतलब सब पहले से पता था? देखिए, हमारे साथ जो स्टाफ चलता है वो तो हमेशा इस प्रकार के सीन आते हैं, तो वो बकायदा उसको लेता, क्योंकि सोशल मीडिया का युग है। जब वो वहां पर नारे लग रहे थे, नारे लग रहे थे तो नारे का उधेरा था। अचानक आप देखेंगे कि सामने से एकदम पत्थर आया, और पत्थर आते हुए भी आपने हमारा वीडियो चलाया है, वो एकदम पत्थर आया और चोट लगी हमें बड़ी। हमारे अगर सुरक्षा वाले नहीं होते तो मेरा ख्याल है कि पता नहीं क्या होता आज हमारा। हम यहाँ आपसे बात करते हुए दिखते कि नहीं दिखते। सुरक्षा कर्मियों ने फिर स्टेंसिल लगाई, उस पर बहुत सारे पत्थर आए, हमारे सुरक्षा कर्मी भी घायल हुए। मुकुलदा हमारे सीनियर लीडर है, उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। काफी लोगों को चोट आई, लगभग 150-200 लोगों को चोट आई। अब उसके बाद ममता जी अब आगे का आपका किस तरीके से प्लान रहने वाला है? क्योंकि हमें यह खबर मिल रही है कि गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है। क्या आप लोग राष्ट्रपति शासन की भी मांग करेंगे लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए? निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि भाई चुनाव यदि निष्पक्ष करना है, निर्भीक होकर मतदाता मत डाल सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि पश्चिमी बंगाल की पुलिस और प्रशासन के भरोसे अगर चुनाव हुआ ममता जी के नेतृत्व में, तो चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। या तो राष्ट्रपति शासन लगाएं या फिर चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करें कि चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने वाली पूरी की पूरी मशीनरी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस की होगी, चाहे वो इनकम टैक्स की हो, चाहे वो सेंट्रल एक्साइज की हो, चाहे वो बैंक के हो, प्लस सेंट्रल फोर्स लगे। यदि वहां पर स्थानीय पुलिस और स्थानीय कर्मचारियों के भरोसे चुनाव हुए तो निष्पक्ष हो ही नहीं सकते, चुनाव निर्भीकता से हो ही नहीं सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस बारे में हमें विचार करना पड़ेगा। कैलाश जी, अभी कुछ देर पहले दिलीप घोष की तरफ से, और मैं एकदम शब्दशः आपको पढ़ के सुना रही हूँ, फेसबुक पोस्ट है उनका, वो ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मारिए, उतना ही मारिए जितना कि आप लोग बाद में हजम कर सकते हैं। लाल डायरी में सब कुछ लिख कर रख रहा हूँ, सूद समेत वापस दे देंगे, बदल होगा बदला भी लेंगे। इसके क्या माने हैं कैलाश जी? ये तो धमकी हुई ना एक तरीके से कि रुक जाइए, हमें आने दीजिए सत्ता में, फिर हम बताते हैं। देखिए, मैं साधारणतः ऐसे विचारों के पक्ष में नहीं रहता हूं, और मैं मानता हूं कि कभी भी बदले की भावना से इस प्रकार की कार्रवाई नहीं। मैं दिलीप भाई से बात भी करूंगा कि कम से कम ऐसे बयान से बचे, क्योंकि हम हिंसा के पक्ष से बिल्कुल भी नहीं। हम डेमोक्रेसी में हिंसा को कोई स्थान देना नहीं चाहते। आज भी हमारी ताकत ऐसी है कि हम जवाब दे सकते हैं। पर आप इस बयान का खंडन करते हैं कैलाश जी? इस फेसबुक पोस्ट का खंडन करते हैं? मैं इससे सहमति व्यक्त नहीं करता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम जो जवाबदार हमारे पदाधिकारी वो इस प्रकार की भाषा से बचे, ऐसा मैं मानता हूँ। कैलाश जी, आपने 2 लोगों का नाम लिया है। आप कह रहे हैं कि राइट एंड लेफ्ट है ममता बनर्जी के भतीजे की। उन्होंने जानबूझकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि कल वहां पर जो हादसा हुआ वो हो जाए। तो क्या आप उन दोनों के नाम के सहित एफआईआर दर्ज करवाएंगे? बीजेपी ये काम करेगी? निश्चित रूप से हम उनके नाम जल्द रिपोर्ट करेंगे। उनकी वीडियो जिससे कि वो भाषण दे रहे थे वो भी हमारे पास आ रहे हैं, उसके साथ हम रिपोर्ट करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि ये सब प्लानिंग टीएमसी की तरफ से की गई थी, लेकिन फिर आप लोकतंत्र में देखें तो कैलाश जी, आप भी कार्यक्रम कर सकते हैं और कोई और पार्टी भी कार्यक्रम कर सकती है। इसमें किसी को रोका थोड़ा ही जा सकता है। बिल्कुल नहीं, हम तो रोकने पे विश्वास ही नहीं करते। प्रजातंत्र की खूबसूरती यही कि विपक्ष का भी सम्मान हो। देखिए, मैं तो मध्य प्रदेश में राजनीति करता हूँ। मध्य प्रदेश में हम लोगों के इतने अच्छे संबंध है। आज भी सारे कांग्रेस के लोगों से हमारे बहुत अच्छे संबंध है। एक दूसरे के कार्यक्रम में हम लोग मदद करते हैं, कभी आ जाता है तो मुझे याद है राष्ट्रीय कार्य समिति की भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई थी। दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि आप सब लोग भोजन को आमंत्रित हैं। अटल जी ने स्वीकृति दी थी, हम सब दिग्विजय सिंह जी का भोजन करने गए थे। हमारी सरकार थी जब कांग्रेस का कार्यक्रम था, हमारे पास जैसी खबर है हमने कांग्रेस को सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया, क्योंकि ये सौजन्यता की राजनीति होना चाहिए। विपक्ष प्रजातंत्र की खूबसूरती है।
पर मैं सारे देश में रूबिका जी घूमता हूँ, मैंने बंगाल शरीफ की विंडक्टिव पॉलिटिक्स और बिल्कुल मतलब इस प्रकार के आदमी मर भी जाए उसकी चिंता नहीं। कल का जो हमारा हमला था, मैं सच कह रहा हूँ ईश्वर को साक्षी रख करके 1 मिनट के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि हम हमारे देश में कि कहाँ पर है, पुलिस खड़ी हुई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हैं, मुझ पे इतने बड़े बड़े पत्थर फेंके, पीछे सब गाड़ियां फोड़ दी, कहाँ है हम? पुलिस के सामने हो रहा है, हम अपने देश में कि कहीं बाहर है? कैसा लगा हमको? ये सवाल तो लगातार उठ ही रहे हैं ना कैलाश जी, क्योंकि लोकतंत्र की आप बार बार बात करते हैं। ममता बनर्जी बड़े बड़े मार्च निकालती है, लेकिन जब उनके राज्य की बात आती है तो वो सारा लोकतंत्र जो है ताक पर रख दिया जाता है। मुझे ये बताइए अब आगे का क्या ब्लूप्रिंट रहने वाला है, क्योंकि आपको लगता है कि ये मामला यहीं पर थम जाएगा? चाहे वो राजनीतिक हत्याएं हो, चाहे वो इस तरीके की पत्थरबाजी हो, ये तो ऐसा लग रहा है कि इस बार के चुनाव बहुत खतरनाक होने वाले हैं। देखिए रूबिका जी, बंगाल हमारे लिए सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, बंगाल हमारा सीमावर्ती प्रदेश है। वहां से घुसपैठी आ रहे हैं, वहां से आतंकवाद आ रहा है, वहां से हथियार आ रहे हैं, वहां से स्मगलिंग हो रही है, तो देश की आंतरिक सुरक्षा का भी सवाल है। और इसलिए बंगाल का चुनाव हमारे लिए सिर्फ सरकार बनाने का नहीं है, देश के लिए बंगाल को जीतना बहुत जरूरी है। फिर बंगाल के संस्कार और संस्कृति मैं कह सकता हूं कि बहुत रिच है। यहाँ के अगर महान पुरुषों की बात करें, यहाँ की भाषा की बात करें, यहाँ की साहित्य की बात करें, यहाँ की कला की बात करें, यहाँ के संगीत की बात करें, यहाँ के भक्ति रस की बात करें, स्वामी विवेकानंद या चैतन्य महाप्रभु, बहुत उच्च परंपरा है बंगाल की। पर कल इस घटना के बाद मुख्यमंत्री जी का बयान, जिन शब्दों से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को नवाजा है, मैं समझता हूं बंगाल का एक भी नागरिक खुश नहीं होगा। ये बंगाल के संस्कार नहीं है, ये बंगाल की संस्कृति नहीं है, बंगाल की भाषा नहीं है, इतनी दरिद्र भाषा नहीं है बंगाल की। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में बदले की भावना नहीं, जनता सबक देगी। और इसलिए हम इस मानसिकता के अंदर है कि हमको बंगाल, लेकिन ममता बनर्जी ये कह रही है कि आप लोग आकर वहां पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप लोग आकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, पोलराइज करने का पूरा मामला वो बार बार आपके ऊपर इस तरीके का, और वो कह रही है मैं दिल्ली आती हूँ तो मेरा घेराव नहीं होता क्या? मुझे पता नहीं, हम लोग ने तो कभी उनका घेराव नहीं किया, और हम तो वो मुख्यमंत्री हैं, उनका बिल्कुल सम्मान भी करते हैं, कभी भी उनका घेराव नहीं किया। पता नहीं किन्होंने उनका घेराव किया, मुझे नहीं मालूम। पर हाँ, मैं इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी में बदला जनता लेती है। हम इंतजार करेंगे, हमने अपना माइंडसेट बना रखा है कि बंगाल में हमको बंगाल जीतने के लिए कितना बलिदान देना होगा, हमारा माइंडसेट है। क्योंकि बंगाल को बचाना देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो हम अपने माइंडसेट जो हमने बना रखा वो इसी प्रकार का बना रखा है। हम बदले की भावना से बिल्कुल नहीं, हम हिंसा की राजनीति पसंद नहीं करते। हमारे पास ताकत है, अभी केंद्र में हमारी सरकार है, हमारे पास यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भी ताकत है, पर हम हिंसा की राजनीति पसंद नहीं करते। और हम चाहते हैं कि जनता इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में दे, क्योंकि कैलाश जी आप कह रहे हैं केंद्र में हमारे पास ताकत है अभी बहुत, केंद्र में भी हमारी सरकार है, इसके क्या माने? आपके इस स्टेटमेंट का दूसरा मतलब ये निकल सकता है कि केंद्र सरकार के रहते आप लोग यहाँ पर फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं? पता ही नहीं, मैंने आपको बताया कि हम इस बात पे विश्वास ही नहीं करते। हमें जनता पे विश्वास है, हमारा नेतृत्व पे हमको विश्वास है। मोदी जी का नेतृत्व है, मोदी जी के नेतृत्व के प्रति बंगाल की जनता दीवानी है। मैं सच कह रहा हूँ रूबिका जी, जब मोदी जी आते हैं यहाँ बंगाल में तो हम जितना बड़ा मैदान चुनते हैं वो मैदान छोटा पड़ जाता है। ये दीवानगी है मोदी जी। हम मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, और एक बंगाल की जनता के मन में सोनार बांग्ला का जो सपना है उसको सार्थक हम करेंगे, ये हमें विश्वास है। कैलाश जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। राजनीतिक लड़ाई ठीक ठाक लगती है, लेकिन वो कल भी हमने मास्टर स्ट्रोक में कहा था रक्त रंजित नहीं हो जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा कैलाश जी। इस बीच बंगाल विवाद पर एक और अपडेट है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। मुख्य सचिव और डीजीपी ने दिल्ली आने से इनकार कर दिया है। हिंसा पर राज्यपाल की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने दोनों को तलब किया था। मुख्य सचिव ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि राज्य सरकार बेहद गंभीरता से
नजर बनाए हुए हैं, लेकिन दिल्ली आने से दोनों ही अधिकारियों ने मना कर दिया है। रेलवे ने 1,40,000 नौकरियों की भर्ती निकाली है। 15 से 18 दिसंबर के बीच रेलवे की परीक्षाएं होंगी। 1,40,000 पदों के लिए 2,44,00,000 लोगों ने आवेदन किया है। सारी परीक्षाएं ऑनलाइन रखी गई हैं, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। एक बार फिर बता दूं, 15 से 18 दिसंबर के बीच रेलवे की ये परीक्षाएं होंगी। 1,40,000 नौकरियों के लिए 2,44,00,000 लोग ऑनलाइन परीक्षाएं देंगे। पंजाब में नाइट कर्फ्यू 1 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डीजीपी को सख्ती से कर्फ्यू लागू करने के आदेश और निर्देश दिए हैं। तो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पंजाब में कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया है।